स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक के सामान्य विज्ञान में हम लोग बायोलॉजी के पार्ट में पढ़ रहे हैं मानव शरीर के तंत्र। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इससे इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं हो सकता जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जहाँ से मतलब ऐसे कोई पार्ट नहीं बचते हैं जहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। छोटे छोटे इसके वीडियोज़ में बनाऊँगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करूँगा और पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा। कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी आपका ये साइंस जो है मैं उसको कंप्लीट कर दूँ। थोड़ा समय का अभाव रहता है इसलिए बहुत कंटिन्यूस नहीं मैं लेक्चर्स ले पाता, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं इसको जल्दी ही कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल जो है मनुष्य में लगभग 30 फीट लंबी होती है और इसके जो पार्ट होते हैं यहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता हो कि हमारा खाना जो है वो पचता कहाँ है और किस रास्ते से गुजरता है। तो शुरुआत होती है मुख गुहा से, फिर ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये क्रम बनता है। तो इनका क्रम याद रखेंगे कि किस क्रम से खाना जो है वो गुजरता है। और आहार नाल की लंबाई जो है वो कितनी है, लगभग 30 फीट लंबी होगी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ओरल कैविटी की बात करते हैं। ओरल कैविटी पहला भाग है जो आहार नाल का है। तो इसमें जीभ और दांत होते हैं मुख गुहा में, और आप जो स्वाद लेते हैं वो किसके ज़रिए ले पाते हैं, तो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, उन्हीं के ज़रिए आप अलग अलग टेस्ट बता पाते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। या आप जीभा में एनसीईआरटी की बुक वगैरह में आपने इसकी इमेज देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो जो आपकी ये लार ग्रंथियाँ होती हैं, चूँकि अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मुँह में है ये आगे आ ही गया कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। तो इसमें भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। तो एक्चुअली जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उसमें होती हैं पैरोटिड ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल होती है और सब मैंडिबुलर होती है। तो ये 3 प्रमुख ग्रंथियाँ हैं जो लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो यहाँ जो पैरोटिड ग्रंथि के मैं नाम ले रहा हूँ, लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा, अभी इमेज में दिखा भी दूंगा। इसमें जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उसमें सूजन, जलन और दर्द होने लगता है। ये क्यों होता है, तो वही इन्फो बॉक्स में शेयर किया गया है कि जब पैरामिक्सो वायरस है तो उसके द्वारा ये फैलाई गई बीमारी होती है क्या, मम्स या गलसुआ जिसको कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि पैरोटिड ग्रंथि जो कि लार ग्रंथि है उसमें सूजन, जलन और दर्द होने लगता है। तो अभी इसको हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे आगे कि कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ हैं। तो पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर 3 हैं। तो यहाँ पर आपका मम्स जो है वो याद होना चाहिए। पाचन की बात करेंगे तो पाचन का प्रारंभ जो है मुख गुहा से ही होगा। तो भोजन को लार की सहायता से मथा जाएगा, ठीक है। अब 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ मैंने बता दी, उनके नाम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये नाम आपको नहीं मिल रहे हैं तो देखिए इमेज में दिखा देता हूँ, तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए आपकी जो लार ग्रंथियाँ हैं ये यहाँ पर, ये आपका इमेज में लार ग्रंथियाँ देखिए कहाँ कहाँ पर हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि आपकी कहाँ होगी, देखिए एकदम जो मुंह के अंदर, जो कान के तरफ, गले के तरफ वाला हिस्सा है, कान की तरफ वाला, यानी कि गाल का एकदम अंदरूनी भाग, वो कौन सा होगा, वहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि, यहाँ से भी लार का श्रावण है। उसके बाद जो आपके जो खाने को आप बगल में रख लेते हो गाल के पास में, देखिए तो यहाँ पर भी आपके पास एक ग्लैंड है, वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये आपका इमेज बना होगा सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद आपका एक गले की तरफ में देखिए नीचे जो है, यहाँ आप निगलते हो तो वहाँ भी एक आपकी लार ग्रंथि है, तो वो है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये तो ये आपकी 3 ग्रंथियाँ हैं। 3 जोड़ी ग्रंथियों की बात यहाँ पर की गई आपसे कि यही 3 ग्रंथियाँ हैं। और जो अभी मम्स की बात कर रहे थे वो इसी पैरोटिड ग्लैंड की बात हो रही थी। तो इमेज को अच्छे से अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, थोड़ा यहाँ से भी समझने की कोशिश करेंगे तो याद रहेगा और क्वेश्चन इनसे गलत नहीं होंगे। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें होता क्या है लार में, तो जल होता है 99%, 1% होता है एंजाइम। 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो पाचक होते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन का बड़ा महत्व होता है। तो जो टाइलिन होता है वो क्या करता है, टाइलिन वो भोजन का जो स्टार्च होता है उसको डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। किस में, माल्टोज में। तो स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ता है, टाइलिन, ठीक है। तो मुंह में, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होगा, टाइलिन। एक और नाम मिला आपको, लाइसोजाइम। तो ये जो लाइसोजाइम होता है वो थायोसाइनेट आयन होता है। वो जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं जो भोजन के साथ आ जाते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो शुरुआत कहाँ हो गई आपकी, मुख गुहा में ही हो गई, आहार नाल में। और यहाँ पर आपको जो पहला मिल गया, टाइलिन से मुलाकात हुआ भोजन का, और उसने क्या किया, उसमें जो स्टार्च था उसको माल्टोज में तोड़ दिया, डाइसैकेराइड माल्टोज में। और जो लाइसोजाइम था, थायोसाइनेट आयन था,
उसने क्या किया कि इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह आए थे उनको मार दिया। अब खाना क्या हो गया, अब सेट हो गया अंदर ले जाने के लिए, पचाने के लिए। तो लगभग ये काम 30% जो पाचन वाला काम है स्टार्च का, जो मंड है, वो आपके मुख गुहा में ही हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं कि आपके मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है, शुरू ही नहीं होता, 30% कंप्लीट भी हो जाता है। ठीक है, लार ग्रंथियों की बात करी हमने। टाइलिन से क्या होता है, लाइसोजाइम से क्या होता है, ये होता है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात शेयर करी गई है कि मेढक और व्हेल में लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। तो ऐसे बहुत सारी जगह होंगे, लेकिन एक शेयर किया गया है तो हमें याद रखना चाहिए। कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें अच्छे से याद रहेगा। अब पाचन में दांत का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, तो दांत से भी थोड़ा सा देख लेंगे। दांत जो होता है मनुष्य कैसा होता है, तो मनुष्य होता है विषमदंती, हेट्रोडोंट। इसमें क्या होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनके नाम, जो आपके सबसे आगे वाले दांत हैं वो कृंतक हैं, इंसिसर हैं। जो नुकीले वाले हैं वो हैं कैनाइन, रदनक हैं। और जो जिनसे आप खाने को चबाते हैं उसमें प्रीमोलर और मोलर हैं। ठीक है, तो इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जो गाल दंत होते हैं, चीक टीथ, वो होते हैं प्रीमोलर और मोलर, जिनसे आप भोजन को चबाते हो, पीसते हो। और एक आपको लगभग जब आपकी एज 20 ईयर्स के आसपास है तो उसमें निकलते हैं विजडम टीथ, बुद्धि का दांत। हाँ, तो वो कहते हैं, तो इसमें जो आपके कैनाइन हैं, जो नुकीले वाले दांत हैं, और जो विजडम टीथ है, ये होती हैं अवशेषी संरचनाएं। ठीक, तो कभी कभी पूछा सकता है कि मनुष्य में अवशेषी संरचनाएं क्या होती हैं, तो अवशेषी संरचनाएं ऐसे आपको मिलेंगी। तो ऐसे ही आपको बाद में भी एक जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो भी एक अवशेषी अंग होता है। तो वैसे आपका रदनक और बुद्धिदंत जो है वो भी जो है अवशेषी संरचना है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ये बनेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दांत से एक और इम्पॉर्टेंट भाग है, वो है कि दांत बड़े आपके जो वाइट दिखते हैं, एक्चुअली वो इनामल के ऊपर परत होती है। अगर आप दांतों को घिसवा दें, उनमें इनामल कट जाए तो दांत आपके कमज़ोर हो जाएंगे, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये, और इनामल की खास बात होती है कि मानव शरीर का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो इनामल ही होता है। तो बना किसका होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है लगभग 98%। और इसको फ्लोरीन जो है वो मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो आपके दांत से कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं, जो दांत के प्रकार कब निकलते हैं, कौन से अवशेषी संरचनाएं हैं, इनेमल से संबंधित बातें यहाँ से आपको पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो ये इमेज है, इसको अभी हम लोग टाइम टू टाइम आगे शेयर करेंगे। अब जो खाना है, ये देखिए मुख गुहा की तो बात हमने कर ली। अब यहाँ इसके बाद है ग्रसनी। ये देखिए आपकी ये ग्रसनी दी गई है, फेरिंग्स, जहाँ से आप निकलते हो उसको, वो लटका रहता है। अब ये आ गया नीचे, ये क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है, तो देखिए ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, इसमें होता है क्रमांकुचन। क्रमांकुचन क्या होता है कि धीरे धीरे वो सिकुड़ते हुए, फैलते हुए वो खाना जो है, भोजन नीचे की ओर सरक जाता है। तो इसमें पाचन क्रिया नहीं होता है, ये क्रमांकुचन के जरिए भोजन नीचे आ जाता है। तो 3 भाग पढ़ लिए, मुख गुहा पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ लिया, ग्रास नली पढ़ लिया। अब इसके बाद खाना कहाँ आ रहा है, ये घुस गया इसमें। इसका नाम क्या है, तो नाम इसमें आपका लिखा हुआ है, क्या है, आमाशय। इस आमाशय में खाना जो है पचना शुरू होता है। आमाशय की कैसे डाइजेशन होता है, इसको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो आमाशय को हम लोग, ग्रास नली तो देख ही लिया कि क्रमांकुचन क्रिया के भोजन नीचे खिसकता है, कोई पाचन क्रिया नहीं होती। आमाशय में क्या होगा, तो आमाशय के 3 भाग होंगे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। इंग्लिश के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर कर जो ये सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी है, इसमें आपको इंग्लिश वाले टर्म्स ज़्यादा यूज होते हैं। आपका पूरा मेडिकल ही है इंग्लिश में, तो पूछ भी लेते हैं जनरल, है ना। तो आमाशय की जो भीतरी दीवार होगी उस पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो इनको इंग्लिश भी याद रखेंगे, हिंदी भी याद रखेंगे। अब इसमें पाचन कैसे होता है, तो पाचन के लिए आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, और जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जठर रस का श्रावण करती हैं। जठर रस जो होता है, गैस्ट्रिक जो जूस है, ये बहुत अम्लीय होता है, और इसकी जो पीएच मान होता है 1.8 होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वो भोजन को अम्लीय बना देगा। तो इसमें 4 प्रमुख जो पाचक एंजाइम्स हैं आपके आमाशय में, वो होंगे पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और म्यूकस। 4 होते हैं, तो चारों के अलग अलग काम हैं। जैसे अगर HCl की उपस्थिति में देखा जाए तो जो पेप्सिनोजन है वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। उसके बाद अगर आप देखें
तो HCl की उपस्थिति में जो निष्क्रिय प्रोरेनिन है वो सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। यही रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन को प्रोटीन, जो कैसिनोजन प्रोटीन होता है उसको कैसीन में बदलता है। और एक और होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, तो वो क्या करता है, वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, चूँकि जठर रस इतना अम्लीय है 1.8 है, तो आमाशय को कोई नुकसान न पहुँचे तो ये इसके अम्लीय प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है म्यूकस। तो पेप्सिन, रेनिन, HCl, म्यूकस, इनका लोकेशन याद रखेंगे कहाँ पर है, आमाशय में। इतना तो ज़रूर याद रखेंगे। इसका pH मान कितना है जठर रस का, 1.8, ये भी याद रखेंगे। और आमाशय में प्रोटीन का पाचन जो है वो प्रमुखतया होता है। इतना याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। अब जो बाकी खाना बचा है उसका पाचन होगा कहाँ, आंत में। आंत भी दो होती हैं, छोटी और बड़ी। तो बताइए पूरा खाना पचता किस में है, छोटी आंत में कि बड़ी आंत में? छोटी आंत में पचता है। ठीक, तो छोटी आंत 3 भाग में बटी होती है। कौन कौन सी होती है? ग्रहणी, अग्रछुद्रांत और छुद्रांत। अब हिंदी नाम से ज़्यादा इसका इंग्लिश नाम जो है, इंग्लिश नेम वो याद है। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम अक्सर कर पूछा जाता है। थोड़ा सा इसको यहाँ देख लेते हैं, जो इमेज है इसमें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब जब आमाशय से ये खाना निकला है तो यहाँ के बाद इसमें ये जो आपकी संरचना है, ये वाली जो भाग है ये छोटी आंत है, ठीक है। और वहाँ से निकलने के बाद तब ये बड़ी आंत में खाना आता है। तो छोटी आंत जो है वहाँ पर भोजन का पाचन होता है। जो छोटी आंत है इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले इसकी ग्रहणी जहाँ से शुरू होता है, ये हो गया आपका डियोडोनम। जेजुनम कौन सा हो गया, जो बीच में हो गया। उसके बाद जहाँ ये निकलेगा तो वो कहाँ, मतलब बड़ी आंत से जब एंटर करेगा तो क्या होगा, इलियम, छुद्रांत। तो ये आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है। तो इनसे कोई आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इनको याद रखेंगे। इसी तरीके से जब बड़ी आंत होगा तो उसके भी पार्ट देख लेते हैं। बड़ी आंत में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें होगा जहाँ से खाना शुरू होगा। देखिए जिसमें मतलब अब खाना तो नहीं कहा जाएगा, काइम कहा जाएगा यहाँ पर, है ना। काइम की हिंदी अम्लान होती है, वैसे काइम ही अक्सर कर लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले होगा सीकम, सीकम के बाद होगा आपका कोलन, और कोलन के बाद होगा आपका रेक्टम, ठीक। बाद में एनल से वो निकल जाता है। तो ये रहा आपका इसमें पार्ट्स। तो पार्ट्स के लोकेशन अगर आपको याद रहती है तो थोड़ा सा आइडिया बन पाता है कि खाना कहाँ जा रहा है, उसमें क्या मिल रहा है और कैसे वो पच रहा है। आइए देखते हैं इसका प्रोसेस, तब यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं थोड़ा आपको वो बताएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। तो 3 भाग में बटे होते हैं। अब यहीं पर देखिए आपका नाम आ गया काइम, अम्लान। आमाशय से निकलने के पश्चात भोजन क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा, ठीक, यानी कि अम्लान कहलाएगा। अब इस पर 3 रस मिलते हैं छोटी आंत में। कौन कौन से, याद रखिएगा। पित्त रस मिलता है, कौन सा मिलेगा, पित्त रस मिलता है, अग्नाशय रस मिलता है और आंत्र रस मिलता है। तीनों का क्रम याद रखिएगा, ये तीनों इसी तरीके से क्रम में मिलते हैं। इनके काम जरा देखिए। जब भाई वहाँ से निकला आमाशय से खाना तो क्या हुआ, आमाशय से जो निकला होगा वो इतने अम्लीय भाग से निकला होगा कि वहाँ सोचो उसके अम्लीय प्रभाव को कम करना पड़ रहा है म्यूकस के जरिए। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, यकृत से निकल रहा है पित्तरस। वो पित्तरस क्या होगा, क्योंकि पित्तरस होता है क्षारीय, तो उस जो काइम है जो अम्लीय है उसको क्षारीय में कन्वर्ट कर देगा। ये सभी क्षारीय रस हैं, तो ये क्या करेगा, क्षारीय में बदल देगा। अब क्या होगा, फिर वो आगे अग्नाशय से जो स्रावित हो रहा होगा अग्नाशय रस, वो आकर के काइम में मिलता है। उसके बाद इलियम में पहुंचता है। तो यहाँ क्या होता है कि आंत्र रस पर की क्रिया जो है काइम पर प्रारंभ होती है और छोटी आंत में भोजन को पका दिया जाता है। इन तीनों से क्वेश्चन खूब बनते हैं। पित्त रस से यानी कि बाइल जूस से, अग्नाशय रस का मतलब पैंक्रियाटिक जूस से, और आंत्र रस का मतलब इंटेस्टाइनल जूस से। तो 3 हैं जिनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कौन सा, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और यहाँ पर है आपका इंटेस्टाइनल जूस। इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बुक में दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा जो बचा है वो देख लेते हैं कि जब छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाएगा तो इसके बाद भी क्या होगा कि छोटी आंत में कुछ होते हैं रसांकुर। इनका इंग्लिश नाम ज़्यादातर पूछा गया है विलाई। तो विलाई जो रसांकुर होते हैं उनके जरिए जो पाचन हो जाता है, उसके बाद भी कुछ जो उसमें बचा रहता है उसका अवशोषण चलता रहता है।
फिर जो बिना पचा हुआ भाग होता है वो बड़ी काइम में जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ जल वगैरह का अवशोषण हो जाता है और शेष जो काइम होता है उसको मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस हुआ। अब छोटी आंत में जो पाचन हो रहा है ना, उसको तीनों पाचक रस के जरिए हम लोग देखेंगे। छोटी आंत में मैंने आपसे कहा ना 3 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक बड़ा पार्ट आपने हल कर लिया। बाइल जूस का अगर हम मोटा मोटा कहें तो सबसे बड़ा काम क्या है? तो सबसे बड़ा काम है बाइल जूस का वसा का पाचन करना। ठीक है, वसा का पाचन करना इसका सबसे बड़ा काम है। काइम को क्षारीय तो बनाता ही है, लेकिन वसा का पाचन जो है वो सबसे बड़ा इसका काम है। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बाइल जूस का श्रावण कौन करता है? यकृत। यकृत कहाँ है, गाल ब्लैडर कहाँ है, इसको समझने में अगर थोड़ी दिक्कत हो तो उस इमेज में जाइए। देखिए ये रहा आपका यकृत वाला हिस्सा, है ना, लीवर, और इसी में देखिए ये है गाल ब्लैडर। तो इससे स्रावित होगा, इसमें संचित होगा और बाद में यहीं तो आकर इन सब में मिलेगा सबसे पहले। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि बाइल जूस है सबसे पहले यहीं पे मिलेगा। तो क्या होगा कि यकृत द्वारा स्रावित होगा, गाल ब्लैडर में संचित होगा। कैसा होता है ये? गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है, क्षारीय द्रव होता है। अब क्षारीय अम्लीय में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका, है ना। इसका श्रावण कितना होता है? तो लगभग 600 मिलीलीटर पित्तरस श्रावित होता है पर डे मनुष्य में। कोई भी इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है, इसमें होता है बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन। इसके 2 लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकालेट। ये क्या करते हैं? ये वसा को जल के साथ मिलाकर के छोटी छोटी बूंद में तोड़ देते हैं। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का इमल्सीकरण। तो अगर किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो क्या होगा कि उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाएगा, क्योंकि वसा का इमल्सीकरण होगा ही नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से? तो विटामिनों में नाम ध्यान रखिए, कीड़ा। कीड़ा का मतलब KEDA, KEDA। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा, केड़ा जो भी आप याद कर पाइए, मैं तो कीड़ा से याद करता हूँ। तो क्या करेगा कि ये जो आपका होगा ये कीड़ा के भी अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विटामिन A, D, E, K। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पित्ताशय अगर निकाल दिया जाए तो वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। तो अब समझ में आ गया बाइल जूस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या करता है, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब गलत नहीं करिएगा। अगला रस कौन सा मिलने वाला है उसमें? जूस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या काम करेगा? कुछ तो इसका भी काम होगा। ये क्या, तो पहले तो कौन इसको प्रोड्यूस करता है? अब तो प्रकृति सबकी क्षारीय होगी, अम्लीय नहीं होगी ना, अम्लीय हो चुका, वो जठर रस का था। तो अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा इसका श्रावण होगा। इसमें भी जल और एंजाइम होते हैं। ये इसका काम क्या होता है? वो तो वसा का करता था इमल्सीकरण, जो बाइल जूस था। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम यहाँ पर होते हैं। कई होते हैं इसमें, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, कई पाए जाते हैं। तो इनसे कार्बोहाइड्रेट भी पचता है, वसा भी पचता है, प्रोटीन भी पचता है। तो जब सब पचता है तो पूर्ण पाचक रस हुआ, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस हुआ। तो 3 जूस से हुए आपके बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस में। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस। अब क्या गलत करेंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो? नहीं गलत करिएगा ना, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि अग्नाशय रस जो है वो सभी का पाचन कर देता है। अब इसके बाद अगला कौन सा होगा? इंटेस्टाइनल जूस, आंत्र रस। ये जो अब खाना पच चुका है, अब बॉडी को चाहिए ना सब चीज़ों में अलग अलग तरीके की एनर्जी, तो अब इसके बाद उसको कन्वर्ट कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस। ये भी हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव है, आंत्र ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। पर डे 2-3 लीटर इंटेस्टाइनल जूस का श्रावण होता है। इसमें होते क्या क्या है एंजाइम? माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है और इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन अभी आगे यहाँ देख लीजिएगा। तो माल्टेज क्या करेगा? तो माल्टेज जैसा नाम है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलेगा। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गलैक्टोज में बदलेगा। और एक आएगा आपका इरेप्सिन,
तो वो क्या करेगा, डाई और ट्राई पेप्टाइड प्रोटीन के अवयव को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। तो ये अब क्या हो गया कि अब बॉडी को सारी चीज़ें उसके काम की मिल जाएंगी, इंटेस्टाइनल जूस। तो इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। अब जो बच गया है काइम, उसका क्या होगा, उसको बड़ी आंत में भेज दिया गया। 3 भाग मैंने आपको बताए थे, सीकम, रेक्टम, कोलन। सीकम, कोलम, रेक्टम। क्रम कौन सा होगा, क्रम होगा पहला सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम। ठीक है, अब देखिए इनमें भी देख लेते हैं। तो सीकम में एक 2 इंच लंबी रचना होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यही है एक अवशेषी अंग। तो कभी कभी पूछा सकता है कि मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा होता है। हाँ, थोड़ा सा हम बड़ी आंत का समझिए, नाम तो बड़ी आंत है, देखन में बड़े लगें लेकिन बड़े होते नहीं। ये अधिक चौड़ी तो होती है, लेकिन इसकी लंबाई आप देखें तो जो छोटी आंत थी उसकी लंबाई तो लगभग 22 फीट थी, और जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसका नाम है, ये चौड़ाई में बड़ी है, लंबाई में बड़ी छोटी है। तो लंबी 5 फीट है, चौड़ाई में लगभग 2.5 इंच है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि आपको इसका आइडिया होगा कि बड़ी कौन सी होती है लंबी, तो वो छोटी आंत होती है। तो क्या होता है कि इसमें एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो अवशेषी संरचना का अवशेषी अंग है। जो बड़ी आंत है वो कोई एंजाइम का श्रावण नहीं करती है, कुछ खनिजों जल का अवशोषण करती है, और बाद में क्या होती है, बचे हुए भोजन को वो बाहर काइम को निकाल देती है। अब आपने देखा कि जो आपके ये स्रावित हो रहे हैं जूस, कुछ ग्लैंड्स के जरिए हो रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, तो पाचक ग्रंथियां हैं वो, उनके नाम क्या क्या हैं। तो एक होगा लीवर, क्या नाम होगा, लीवर, और दूसरा कौन सा होगा, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो 2 हैं जो आपकी पाचक ग्रंथियां हैं, जहाँ से आपके जो पाचक एंजाइम है वो ग्रंथियां क्या करती हैं, एंजाइम का श्रावण करती हैं, निकालती हैं ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। एक अपने आप में क्वेश्चन है ये। और इससे काम क्या होता है, तो अभी हमने सबसे पहले बात करी थी कि यकृत से निकलेगा, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होगा, पित्त का स्राव होगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा, सब बताया ना अभी। तो यकृत नलिका से होते हुए पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित जमा होता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का श्रावण करना प्रमुख काम होता है, ठीक है। फिर भी पित्त लवण भोजन विशेषतः वसाओं के पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यही पित्त जो है भोजन को सड़ने से रोकता है। कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं, या हेपेटाइटिस बी सी का संक्रमण हो जाता है, या विषाक्त धातुओं के कारण यकृत सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। यकृत के कुछ और भी काम हैं, जैसे कि बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह, एंजाइमों का स्रवण, हेपेरिन का स्रावण, और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करने का काम भी यकृत करता है। तो यकृत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लीवर। जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज, वो क्या करता है, तो पैनक्रियाज की खास बात है, वो तो सबसे आपकी बड़ी ग्रंथि हो गई यकृत। जो अग्नाशय है ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। तो ये जो है आपकी बहिस्रावी में क्या करता है, क्षारीय अग्नाशयी रस छोड़ता है बाहर। अंतःस्रावी में क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागान नामक हार्मोन का स्राव करता है। तो अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण किया जाता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करने के लिए प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो ये रहा हमारा पाचक, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने देखा। अगला जो लेक्चर आएगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा इसको अगर समझ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस गलत बिल्कुल नहीं होंगे। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में इसको क्रम से जो है, इसमें 5 भाग, इसमें नाक है, ग्रसनी है, स्वर यंत्र है, श्वास नली है, लंग्स हैं, इनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और किस प्रकार से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।